जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के करंट अफेयर्स एनालिसिस के अंदर 360 डिग्री एनालिसिस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ओके, 360 डिग्री एनालिसिस मैंने जैसा अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से अवगत कराया था कि विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, हर तरह के हर संभावना किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, जिसको हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, राइट। चलिए, सो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, समान नागरिक संहिता। मैं वीडियो शुरू करूं, मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, उससे पहले मेरा आप सभी से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप इस टॉपिक को बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य से इसको समझें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जस्ट अ सेकेंड, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो व्हेन आई से इट्स सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद कुछ लोगों को समझने में, किसी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या कुछ कुछ लोगों को इसको समझने में थोड़ा सा नाराजगी भी हो सकती है। तो प्लीज अपने दिमाग के चक्षुओं को खोल के इसको पढ़ें, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी अर्ध ज्ञान के। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। तो इसको पूरा जानेंगे, पूरी इसकी समीक्षा करेंगे। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कोड, ओके, कोई कोई ऐसा रूल जिसमें सभी तरह के धर्म, बिकॉज ये भारत है। ओके, अगर ये भारत है, भारत के अंदर भांति भांति प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, प्रांत है, रीजन है, रिलीजन है, राइट। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सो एज वी से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये अभी इमेजेस हैं, इसलिए शायद कुछ वर्ड्स, कुछ कलर इसमें हाईलाइटेड होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आई जस्ट कोऑपरेट विथ मी। तो भारत एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, इस और ऊपर से लोकतंत्र है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरह से हर धर्म को साथ में लेकर चला जाए। जैसे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, सबका साथ सबका विकास। सो जेन्युइनली ही मीन्स इट व्हेन वी से यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर जाति धर्म के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, हर एक, जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपके घर परिवार में अलग अलग रूल्स होते हैं, कॉलेज में अलग रूल होते हैं, घर में अलग रूल्स होते हैं। तो वैसे ही हर धर्म के अंदर अलग अलग रूल होते हैं, किसके रिगार्डिंग? मैरिज, शादी, है ना, डाइवोर्स, ओके, लेट्स से एडॉप्शन, गोद लेना, है ना, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। मैं और आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, ये जो क्लासेस है वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ही है। ओके, मेरा पूरा इसमें सहयोग रहेगा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। मेरा इसमें कोई ऐसी रुचि नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसके देखें। ये इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने का मेरा सिर्फ इतना है कि आपका धीरे धीरे इसमें टिल्ट आएगा। बाकी जैसे जैसे हम हमारी पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी रहेगा। तो रोज के आपको तकरीबन 5 नए शब्द सीखने हैं। तो ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझसे कभी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश की जो लैंग्वेज, इंग्लिश के जो नए वर्ड्स है वो भी सीखें। कारण ये है क्योंकि चलिए उस बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। तो एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं हर हर जाति प्रांत के अंदर। इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, शादी, एडॉप्शन, तलाक को लेके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके। जैसे कुछ धर्मों के अंदर बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, इक्वल बंटवारा नहीं किया जाता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक एक अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये एक आर्टिकल है अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, आप बस मेरे साथ धैर्य बना के रखें। चलिए, ओके, तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देता हूं, मेरे हर वीडियो में मैं जितने भी तरह के करंट अफेयर्स कवर करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये बता सकूं कि यूपीएससी के अंदर जो जीएस के पेपर्स होते हैं,
राइट। मेंस के अंदर जीएस के पेपर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, हम मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करेंगे। ओके, ये टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? ये आएगा पॉलिटी में। ओके, ये आएगा पॉलिटी के अंदर, ये आएगा पॉलिटी के टॉपिक के अंदर। उसमें कौन से पॉलिटी के अंदर भी कौन से टॉपिक में आएगा? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ये इस टॉपिक के अंदर का पार्ट है। चलिए, हिंदी में जैसे यहाँ लिखा ऐतिहासिक, आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, ये सिलेबस है मेंस का और उसके टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। तो आपको इस टॉपिक को यहां से रिलेट करके देखना है। तो हम मेंस की तैयारी भी करेंगे, प्री की तैयारी भी करेंगे साथ साथ में। चलिए, नाउ आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें प्रीलिम्स के लेवल का क्या पढ़ेंगे हम और मेंस के लेवल का क्या पढ़ेंगे। ओके, ये चीजें देखते हैं। तो आज के टॉपिक हम दोनों कवर करें। प्रीलिम्स में क्या होगा? वेरियस आर्टिकल्स मेंशन्ड इन द न्यूज, जितने भी तरह के, है ना, जितने भी लेख हैं, है ना, आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल्स, है ना। कमेंट बॉक्स में डालिए कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, एक छोटा सा होमवर्क कीजिए आप लोग। आर्टिकल्स कितने हैं भारत के संविधान में? शेड्यूल्स कितने हैं भारत के संविधान में? पार्ट्स कितने हैं भारत के संविधान में, है ना। चलिए, ये अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। ये आपका आज का छोटा सा होमवर्क है ना, प्लीज कोऑपरेट। चलिए, तो मेंस में हम ये पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के तर्ज पे हम ये पढ़ेंगे। व्हाई शुड वी स्टडी दिस टॉपिक? मैंने इसी टॉपिक को चूज क्यों किया? ऐसे क्या कारण है कि हमने इस टॉपिक को चूज किया? करंट अफेयर की क्लास है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इर्द गिर्द ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके तर्ज पर मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी इसमें से सवाल उठा के पूछ सकती है। देखिए, पोल बाउंड उत्तराखंड आप सभी को पता है ना। उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, गोवा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, है ना। इलेक्शन फॉलो करते हो आप लोग? हेलो, इलेक्शंस फॉलो करते हो? मेरा आपसे ये मानना है, कभी पढ़ाई करने का मन ना करे, कभी आप बोर हो रहे हो, मेरा आपसे एक इच्छा है कि मूवी देखने के बजाय इलेक्शन रैलीज फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत मजा आएगा आपको, इलेक्शन रैलीज फॉलो करेंगे, मूवीज देखे, वेब सीरीज चलता रहेगा, इलेक्शन रैलीज जरूर देखें, ये 5 साल में एक बार ही होते हैं बाय द वे। चलिए, तो गोवा, उत्तराखंड, सीएम अनाउंसेस, उत्तराखंड सीएम अनाउंसेस टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट, raises question over whether an individual state can bring its own family law code. Okay, क्या लिखा है यहां पे? परिवार कानून कोड, परिवार, ओके, फैमिली। ओके, मैंने आपको बताया है पहले, आपको यहां से कुछ ना आपको आज मेरी इस लेक्चर से कोई ना कोई नए 5 इंग्लिश के वर्ड सीख के ही जाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो फैमिली, हर फैमिली का जैसे मैंने आपको बताया था, मैरिज, ओके, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, ये 4 तरह के जो एक बहुत ही आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में लड़ाई किस पर होती है? मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये मेन लड़ाई होती है घरों की, है ना। चलिए, तो इनके आधार पर एक कॉमन रूल लेकर आया जाए देश के अंदर। इसकी जरूरत क्यों है? विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। चलिए, तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तराखंड के सीएम ने इस पर बात करी थी। ओके, नाउ करंट सिनेरियो ऑफ हिजाब कंट्रोवर्सी, है ना, अभी बहुत ही हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसमें लोग काफी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार के क्या ऑब्लिगेशंस है, सरकार के क्या लिमिटेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस। सबको ये दिखता है कि सरकार बहुत ही ताकतवर है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि सरकार के ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं। ओके, लिमिटेशंस। चलिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, पॉलीगैमी, ट्रिपल तलाक, है ना, कंट्रोवर्सी, ऑन गोइंग गोवा इलेक्शंस। अब यहाँ पे मैंने गोवा को क्यों कहा? अभी तो आप सर आपने यूके की बात करी, नॉट यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, उत्तराखंड, ओके, और अब मैं बात कर रहा हूँ गोवा की। ओके, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है और भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है, द ओनली स्टेट टू हैव और इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, ऐसा क्यों है और गोवा में ही क्यों है? गोवा के अलावा किसमें नहीं है? तो ये आपका आज का पॉइंट आपको याद रखना है, गोवा इज द ओनली स्टेट दैट हैज द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडियन लैंड। ओके, चलिए, हिजाब विवाद, बहु विवाद, है ना, 3 ट्रिपल तलाक विवाद चल रहे, गोवा चुनाव, ओके, कहां पर? अब ट्रिपल तलाक किस तरह से कनेक्टेड है यूसीसी से, हम डिस्कस करेंगे। ओके, हिजाब किस तरह से कनेक्टेड है यूजीसी से, हम डिस्कस करेंगे यूसीसी से।
ठीक है, चलिए नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा आई हैव टोल्ड यू दैट वुड प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड एटसेट्रा। इसी तरह के, ये तो मेन है, ये तो मेजर है, नंबर 1 मैरिज, नंबर 2 डाइवोर्स, नंबर 3 इनहेरिटेंस, नंबर 4 एडॉप्शन, इस तरह के एटसेट्रा। ठीक है, चलिए, तो एक समान नागरिक संहिता वह है जो पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने की प्रथा आदि में लागू होती है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 44 एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट कम्स अंडर आर्टिकल 44 है ना, टीपीएसपी, जो बेसिकली आई थिंक यस 36 से लेके 51 तक होता है। ओके, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से लेके 51। तो आज के हमारे टॉपिक के लिए क्या जरूरी है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 37, ये दो आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको पढ़ना है। अब ये प्रीलिम्स का पार्ट है, आपको समझना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर ये भारत है, ओके, अगर ये भारत है, पूरे भारत में एक ही मैरिज का कानून हो, डाइवोर्स का, अडॉप्शन का, इनहेरिटेंस का, ओके, तो उस पर एक ही कानून लागू होगा, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ट्रिपल तलाक, हिजाब कैसे कनेक्टेड है, विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी। चलिए, सो दीज हैज डिफाइंड इन द आर्टिकल 37 आर नॉट justiciable, not enforceable by any code, but the principle laid down therein are fundamentals in the governance. इसका क्या मतलब है? देखिए, कहते हैं ना कि वकील और जज कानून को बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, है ना, भाषा का बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाइनें क्या लिखी है, क्योंकि अगर ये संविधान है तो इसमें हर एक वर्ड, हर एक चीज, हर एक कॉमा, कहते हैं ना, कॉमा की क्या वैल्यू है, डॉट की क्या वैल्यू है ना, अपोस्ट्रोफी की क्या वैल्यू है। भारत के संविधान को जिस सोच विचार से, तो मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने हर चीज को बहुत ही मद्देनजर रखते हुए हर चीज की व्याख्या की है। चलिए, द पॉइंट इज व्हेन इट सेइंग कि जैसा कि अनुच्छेद 37 के अंदर परिभाषित किया गया है कि न्यायोचित नहीं है, इसका मतलब यह है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं। ओके ओके, इसका मतलब यह है कि इनका डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल। हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, उससे किस तरह से अलग है, हम डिस्कस करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, अगर आज फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, आपका एजुकेशन राइट, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू प्राइवेसी, ये कुछ इस तरह के अनुच्छेद हैं, इस तरह के आर्टिकल्स हैं जिनका अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको इस तरह के सभी जो आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनसे आपको वंचित न रखा जाए। नो मैटर व्हाट आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो दैट इज एनफोर्सेबल, दैट इज, दिस इज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। तो चलिए, एक शब्द ये भी सीख लीजिए आप, एनफोर्सेबल। ठीक है, अच्छा, जैसा मैं कह रहा था, अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपके। लोग एक बहुत ही गलतफहमी में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बात करते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाए, एक बहुत ही मैंने देखा, मेरा आम जगह मैंने देखा, और दुर्भाग्य है ये कि लोग सोचते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, इंग्लिश कैसे सीखें, क्या होता है। वो लोग शुरू कैसे करते हैं, ग्रामर से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, देखिए, इंग्लिश, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा, आप समझिए इस चीज को। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, हेलो, है ना, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन लोगों ने इसको अननेसेसरी किससे कनेक्ट कर दिया है, उनके कॉन्फिडेंस से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कोई आपके आपके कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड नहीं है, आपकी भाषा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, ऑफ व्हाट, स्पीकिंग हिंदी। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि कभी कभी किसी एग्जाम में हमको इसकी वजह से कभी बैकफुट पे आना पड़ता है, कभी कुछ इश्यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग शुरू करते हैं ग्रामर से। मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या आपने हिंदी, है ना, मराठी, जो भी आपकी भाषा है, क्या आपने उनकी ग्रामर सीखकर कोख से आए थे?
तो नहीं है। आप कैसे आए थे? आपने ग्रामर पहले नहीं सीखी, आपने बस बोलना सीखा, आपने सिर्फ सुनना सीखा, है ना? यू लिसन, यू ऑब्जर्व्ड, है ना? आपने सुना, लोगों को देखा, तो आपने जब देखी एक भाषा, सुनी एक भाषा, है ना, और सोची एक भाषा, आपके आपके जहन में एक ही भाषा चल रही, तो ऑटोमेटिक जबान पर आ गई। ऐसा ही होता है, इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है। ग्रामर में जाओगे तो फंस जाओगे। कहते हैं ना, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ये बहुत ही सत्य बात है ना? जब मैंने कोशिश करी थी एक बार आरएस के लिए, हालांकि मैंने कभी दिया नहीं वो एग्जाम, एक बार कोशिश करी थी, उसमें हिंदी मुझे पढ़नी पड़ी थी। तो मैं वो सोच के खुद पे हंस रहा था कि 25 साल तक मैंने क्या किया, या 27-28 साल तक मैंने क्या किया। अब मैं ग्रामर सीख रहा हूँ हिंदी, तो अभी तक मैं क्या बोल रहा था। तब एक बात मुझे समझ में आई कि आप कोई भी भाषा समझने के लिए, सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत है। आपको यूसेज आना चाहिए, आपको इस देखना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या बोलता है, उसको जबान पर लेकर आए, कोशिश कीजिए, सीख जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप कोई भी भाषा खुद का मजाक उड़ाए बिना नहीं सीख सकते हो। अगर मुझे आज फ्रांस सीखनी हो, चाइनीज सीखनी हो, फ्रेंच सीखनी हो, तो मैं खुद का मजाक उड़ाऊंगा। क्यों? मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, लोग हंसेंगे, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। खुद का मजाक उड़ाए बिना आप कोई भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो किसी तरह का हेजिटेशन है, उसको क्रॉस मारिए, कैंसिल आउट कीजिए, डिलीट मारिए और कोशिश करते रहिए। चलिए, चलो, ये कभी कभी मैं क्लासेस के बीच में मेंटर मेंटी सेशन ले लेता हूं, है ना? चलो, एनीवेज, हाँ, तो हम बात कर रहे थे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल। ओके, अब ये एक न्यूज कटिंग है ना? अब कहने की बात यह है कि यूसीसी, ये हमको किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने। ओके, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स मतलब जितने भी लोगों ने हमारा संविधान बनाया है, उसमें से ज्यादातर, कह सकते हैं तकरीबन 70% जो हमारे लीडर्स थे, दे ऑल फेवर्ड, वो चाहते थे कि यूसीसी देश में आए, वो सपोर्ट कर रहे थे यूसीसी का आने का। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ सेक्शन है जो लोग इससे अग्री नहीं करते हैं। दे डोंट वांट यूसीसी टू कम इन इंडिया बिकॉज दे थिंक कि इफ द यूसीसी कम्स इन इंडिया दैट विल अनफॉर्चुनेटली हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर नेशन। उनको लगेगा कि देश की जो बढ़त है, बढ़ोतरी रुक जाएगी। जो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी, सेक्युलर नेशन है, तो उसकी जो प्रभुत्ता है उस पर एक बहुत बड़ी आंच आएगी अगर हम यूसीसी लगाएंगे। उनकी अपनी एक चिंता है, डिस्कस करेंगे क्या है। इसलिए मेंस का पर्सपेक्टिव ये है कि उनकी चिंता क्या है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, राइट? रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर। चलिए, सो कोर्ट ने क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म लॉ दो इज हाईली डिजायरेबल। चाहते तो सभी हैं कि होना चाहिए, है ना? हाईली डिजायरेबल, सभी चाहते कि होना चाहिए। इनैक्टमेंट देयरफॉर इन वन गो। वन गो का मतलब क्या होता है? वन गो का मतलब होता है एक ही बार में, है ना? कहता है ना कि मैंने एक के साथ 50 रोटी खा ली थी, के पास क्या होता है? तो इन वन गो, वन गो का मतलब आपने एक ही बार में क्या किया है। इन वन गो में कुछ नहीं होता है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके ही किया जा सकता है ना? हम एक ही दिन में सारा करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। इन वन गो वी कांट स्टडी करंट अफेयर्स, राइट? वी हैव टू गो ब्रिक बाय ब्रिक। तो काउंटर प्रोडक्टिव टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी इच्छा तो है कि यूसीसी आए, लेकिन चिंता यह है कि अगर एक साथ लाया जाए तो ऐसा ना हो जाए कि देश के जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, है ना, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, उनको बुरा लग जाए, दे कम फॉर द प्रोटेस्ट, वो आंदोलन खड़ा ना कर दें। ओके, तो देखिए, तो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए अभी के लिए, एज ऑफ नाउ अभी के लिए इसको थोड़ा रोक लेते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा ना कि मोबाइल बहुत ज़रूरी है ना? बच्चों को मोबाइल दिलाना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल पढ़ाई सब मोबाइल में होती है। लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए रोक लेते हैं क्योंकि बच्चे अभी मेच्योर नहीं है। कहते हैं, ऐसा सुना है, आपके साथ हुआ है कभी? कहते हैं कि बच्चे भी मेच्योर नहीं है, 10th पास कर ले, एक मेच्योरिटी आ जाए, जब वो मोबाइल को हैंडल करना सीख लेंगे उसके बाद उनको मोबाइल देंगे। ऐसा ही होता है। तो सेम गोज विथ यूसीसी। सो यूसीसी इज द मोबाइल फोन। जरूरी है बहुत है, लेकिन हम एक समय का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी पॉपुलेशन इतनी मेच्योर नहीं है, इतनी समझदार नहीं है कि यूसीसी को एब्जॉर्ब कर सके, वो हजम कर सके, है ना? हर चीज को हजम करना भी आना जरूरी है। चलिए, तो पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी ऑर्डर एक है, ये नाम जरूरी नहीं है, यू कैन कैंसिल इट आउट, नो नीड टू रिमेंबर दिस नेम। चलिए, कौन है ये, है ना? ये कौन है? ये बहुत ही जरूरी चेहरा है, आपको उसको याद रखना है। हु इज शी? शाह बानो। ये केस क्या हुआ था? ओके, ये केस क्या हुआ था? इन अप्रैल 1978, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। चलिए, याद रखिए इसको, प्रीलिम्स का, ठीक है?
62 ईयर, अच्छा ये एज इनकी याद करना जरूरी नहीं है। इन अप्रैल 1978 मुस्लिम वुमेन शाह बानो फाइल्ड अ पेटिशन इन कोर्ट डिमांडिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर डाइवोर्स हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान। ओके, मोहम्मद अहमद खान, इनका नाम जरूरी नहीं है। शाह बानो नेम इज इंपॉर्टेंट, मोहम्मद अली इज नॉट, डोंट रिमेंबर। शाह बानो को याद जरूर रखें और इस साल को जरूर याद रखें, ठीक है। नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 प्रीलिम्स। फिर क्या हुआ, ही हैड डाइवोर्स्ड हर आफ्टर 40 इयर्स, 40 साल की शादी के बाद उन्होंने उनको तलाक दे दिया, सिंपली बाय सेइंग तलाक तलाक तलाक। अगर मैं आपको यहाँ खड़े खड़े तलाक तलाक कर दूं, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने आपको तलाक दे दिया? आजकल तो खैर जमाना आ गया, लोग व्हाट्सअप कर देते हैं तलाक तलाक तलाक, चलिए खैर छोड़िए। तो इशू ये है कि तलाक को उन्होंने 3 बार कह दिया और शादी कैंसिल। ओके, चलिए यहाँ पे हमको जज नहीं करना है कि इसका धर्म कैसा है, ये हमारी जगह नहीं है ना। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये हमारी जगह नहीं है कि धर्म किसका अच्छा है किसका गलत है, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं, हमारी जगह नहीं है। हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। ओके, तो मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, प्लीज मुझे क्षमा करें अगर मैं किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मैं यहाँ पे धर्म सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, सही गलत कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर, है ना। सही क्या है गलत क्या है वो सब हमारा परसेप्शन है, परसेप्शन होता है, वो सही गलत कुछ नहीं होता है। चलिए, तो किसी धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को तलाक तलाक 3 बार कहते हैं तो उनका तलाक हो जाता है। देन द गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉ, तो जब इनका तलाक दे दिया 40 साल के बाद, देखिए है ना, 40 साल के, जब इस चेहरे को देखिए, जब 40 साल की शादी के बाद जब किसी को तलाक दे देंगे बिना किसी रेमुनरेशन के, है ना, बिना किसी रेमुनरेशन का मतलब यह है बिना किसी कंपनसेशन। अब कंपनसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसको मुस्लिम एक उर्दू वर्ड में कहते हैं इद्दत। इसका मतलब ये होता है जैसे डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के बाद अगर मेरा तलाक मेरी धर्म पत्नी से हो जाता है तो मैं उनको कुछ रहन सहन के लिए कुछ खर्चा दूंगा, हर महीने भिजवाऊंगा। ऋतिक रोशन का डाइवोर्स हुआ था, कितने करोड़ दिए थे उन्होंने? 500 करोड़ दिए थे। आई थिंक सुजन शायद उनकी जो एक्स वाइफ है उनको दिए थे। जेफ बेजोस, हु इज ही इज द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। जेफ बेजोस, अमेजोन आप करते हैं ना, हम ऑर्डर करते होंगे, उनके जो चेयरमैन है जेफ बेजोस, जब उन्होंने डाइवोर्स किया तो अपनी बीवी को आई थिंक 50 मिलियन 500 मिलियन कुछ पैसे दिए थे। ये लीगल है। देखिए, अगर कोई इंसान आप पर निर्भर है ना, देख सकते कोई इंसान आप, ये आप हैं ना, ये आपकी धर्म पत्नी जी हैं, बहुत खुश है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनके बीच में शादी चल रही है, ऑल गुड। अगर शादी नहीं चल रही है, कैंसिल हो जाता है, तो इनका चेहरा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। क्या आप मुझे बताएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने उनको तलाक दे दिया है? अब यहां पे बात क्या आती है? ह्यूमन राइट्स की। तो जब इन्होंने सरकार से गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इस तरह से मुझे कैसे बेदखल किया जा सकता है, मैं इन पर निर्भर थी। आज अगर आपके माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा कर दे, आप बेरोजगार है, लेट्स सपोज, है ना, अगर मान लो कोई बेरोजगार है, उसको निकाल देते हैं घर से, क्या होगा? ह्यूमन राइट्स पर है ना कि आप किसी पे निर्भर थे, उन्होंने सिर्फ आपको निकाल दिया। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि मेरा कुछ इस बात का समाधान किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? Then the government enacted a law with his most controversial, सरकारें गिर गई थी इसकी वजह से, एस्पेक्ट ऑफ बीइंग द राइट टू मेंटेनेंस, यस, एंड द पीरियड ऑफ इद्दत। क्या लिखा है यहाँ पे? इद्दत। याद रखें शब्द को, वैसे तो पूछेंगे नहीं लेकिन याद रखेंगे तो अच्छी बात ही है। आफ्टर द डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद एक इद्दत होता है ना, तलाक के बाद आप कुछ मेंटेनेंस चार्ज देते हैं कि किस तरह से खुद की देखभाल रखेंगे। चलिए, तो इनकी डिमांड करी थी। तो इनके बाद जब ये केस हुआ था, डिस्कस करेंगे, अभी टाइम आगे आएगी, इस केस को पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉल फॉर यूसीसी। व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? ईपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44। मैं बार बार लिख रहा हूं यहां पे सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। 44 एंड 37 डीपीएसपी में आता है, पार्ट 4 है ये, है ना। पार्ट कौन सा है ये? पार्ट 4 के अंदर आता है, भारत के संविधान के अंदर। और ये कहां से कहां तक है? डीपीएसपी है 36 से 51 तक, याद रखें इसको, भूलना नहीं है। चलिए, so Supreme Court UGC throughout India as NVC under Article 44 of the Directive Principles of the Constitution. Supreme Court सपोर्ट करती है यूसीसी को आने में। Cites example of the saying गोवा, गोवा का एग्जाम्पल देती है, यहाँ पे दिया है, आई थिंक कहीं 11। देखिए, गोवा को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है
Cites example of Goa, says the state has UCC for all irrespective of the religion and provision. गोवा में जाकर आप ट्रिपल तलाक देते हैं तो आपकी तलाक मान्य नहीं होगा। गोवा में जाके अगर आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस का अगर आप प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। वहाँ पे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सिख लॉ, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी लॉ, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर एक ही लॉ है। तो वहाँ पर गोवा का एक तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने कि वहाँ पर ऐसा है, सेज मुस्लिम मैन हुज मैरिजेस आर रजिस्टर्ड इन गोवा कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। व्हाट इज पॉलीगैमी? पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब है, पॉलीगैमी का मतलब है इंसान एक, वधुएं अनेक, है ना? तो इंसान एक, वधुएं अनेक, इस चीज को कैंसिल कर दिया गया है पॉलीगैमी के अंदर। अगर आप गोवा में जाके अगर एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उसकी मान्य नहीं होगा, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज गोवा हैज अ यूसीसी, गोवा, ठीक है। देयर इज नो अटेम्प्ट मेड टू फ्रेम अ यूसीसी डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट अपील्स इन शाह बानो एंड सरला मुदगल केस। हाँ प्लीज, शाह बानो के साथ आप जरूर याद रखें सरला मुदगल केस। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सा केस किससे ज्यादा, किससे कनेक्टेड है, मैच द फॉलोइंग, है ना? ऐसे केस लिख देंगे यहाँ पे कि केस का कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे, फिर बोलेंगे आप इनको है ना मैच कीजिए, ABCD 1 2 3 करके। आपने देखे होंगे ऐसा सवाल। चलिए, तो ये केस जरूर याद रखें, सरला मुदगल केस, ओके। हिंदू लॉ कोडिफाइड इन 1956 विल डिस्कस। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बहुत ही रोचक है जानना, क्या लिखा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। देखिए, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं कह रहा हूं आप मेरी मत सुनिए, पीआईबी की मत सुनिए, न्यूज चैनल क्या बोल रहा है कुछ मत सुनिए, मैं कह रहा हूं आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट की, प्रधानमंत्री की, ओपोजिशन पार्टीज की, है ना, RS टीवी, है ना, LS टीवी, ये क्या है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यूपीएससी इन्हीं के स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछेगी, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर सवाल नहीं आएंगे, है ना, कोई ऑथर क्या लिख रहा है उस पर सवाल नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है इस पर सवाल आएंगे। इसलिए आप मेरी हर तकरीबन सभी वीडियोस के अंदर आप ये देखेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला हर बार देता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। So they said it is interesting to note that whereas the founders of the constitution of Article 44 part 4 again मैं रिवीजन कराता रहूंगा आपका, ठीक है, तभी याद होगा, रिवीजन इज द की फॉर द प्रीलिम्स। Directive principle of state policy had hoped and expected that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territories of till date no action has been taken। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक आदत है कि छोटी सी बार कहता ना एक ही चार करके बोलना। चलिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमने ये देखा है, ये बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग है, हमारे लिए बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारे जिन्होंने संविधान को बनाया है, जितने भी लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा सभी, ज्यादातर लोग सपोर्ट करते थे यूसीसी आए। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यूसीसी को देश में लाया गया। अगर आप ये क्लेम करते हैं, कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, वी आर अ धर्मनिरपेक्ष देश, अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश है तो यूसीसी को क्यों नहीं लाया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक अफसोस जाहिर कर रहा है। क्या जाहिर कर रहा है? अफसोस, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है, चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर है, बट है ना, मेक श्योर इट्स क्लियर टू यू। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप उसको ब्रॉड करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा, है ना। चलिए, तो यूसीसी, शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस मतलब वही इद्दत, ठीक है। इसमें शादी के बाद आप अपनी वधु को या फिर जो आप पे डिपेंडेंट उसको आप क्या देते हैं, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, है ना, और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी को इक्वल प्रॉपर्टी देनी है, ये टॉपिक्स हैं। तो यूसीसी रेफर्स टू कॉमन सेट ऑफ लॉ डिस्कस किया है हमने। सिविल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, आर्टिकल 44। जब हम यूसीसी की बात करते हैं, है ना, ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी क्या करता है कि सिर्फ फैक्चुअल नहीं पूछता, कभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। तो यूसीसी किस किस से कनेक्टेड है? ह्यूमन राइट्स, जेंडर राइट्स, है ना, शाहबानो के साथ जो हुआ है जेंडर जरूरी है, सिविल राइट्स, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जिससे यूसीसी कंसर्न्ड है। टाइमलाइन का मतलब होता है कि इसकी हिस्ट्री देखते हैं ना, इतिहास।
इतिहास थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1954 में क्या हुआ? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से सवाल घूम घूम के आते हैं, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन सवाल कभी मान लो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि मैरिज एक्ट कब बना था, स्पेशल मैरिज एक्ट कब बना था, तो लोग सोचेंगे तो बहुत हिस्ट्री का सवाल आ गया, लेकिन हिस्ट्री का सवाल नहीं है ये। किसका सवाल है? करंट अफेयर्स का सवाल है। क्यों? क्योंकि यूसीसी से कनेक्टेड है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन में क्या चल रहा है? उत्तराखंड चल रहा है, गोवा चल रहा है। गोवा उत्तराखंड में क्या डिमांड हुआ है? यूसीसी डिमांड हुआ है। यूसीसी में फिर जब पूरा टाइमलाइन देखेंगे तो ये आ गया है, लेकिन लोगों को क्या लगेगा ये इतिहास का हिस्ट्री का पार्ट है। ऐसा नहीं होता है, यही तो गेम खेलता है यूपीएससी। ठीक है, चलिए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया? 1954 के अंदर, याद रखें। 56 के अंदर हिंदू कोड बिल आया था। अच्छा, ये एक नई चीज डिस्कस करनी मुझे आपसे, क्योंकि ये चीज शायद आपको किताबों में कहीं और मिलेगी नहीं। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, इसका मतलब है कि हिंदुओं के अंदर जितना भी शादियां होती है, डाइवोर्स होता है, एडॉप्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, प्रॉपर्टी वाला, ये सभी बर्खास्त कर दिए गए थे, सिरे से खारिज कर दिए गए थे 1956 के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। क्यों? सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज हो गया, डाउरी सिस्टम। अब आप मुझे बताएं, सही है गलत है, मैं उस पर नहीं जाएंगे। हम सती अच्छा था गलत था, हम उस पर नहीं जाएंगे। पॉइंट ये है, आपको सोचना ये है, सती भारत के हिंदुओं के, नॉट भारत के, हिंदुओं के सबसे जरूरी प्रैक्टिसेस में एक था। सती वो यूज टू बी कंसिडर वेरी प्योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र, धर्म, हमारी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। चाइल्ड मैरिज हमारे धर्म से रिलेटेड है, डाउरी हमारे धर्म से रिलेटेड है। मायरा भरते हम, शादी में मायरा आता है, हेलो, है ना। वो क्या है? स्त्री धन किसे बोलते हैं हम? स्त्री धन। ये सभी चीजें भारत के शास्त्रों में लिखी हुई चीजें, हिंदुओं के शास्त्रों की लिखी चीजें, लेकिन इन सभी को सिरे से खारिज कर दिया गया था 1956 के अंदर। और एक भी हिंदू ने इसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं निकाला था, कोई आंदोलन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम इस अजम्पशन में थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का पार्लियामेंट, देश का जो संसद है, वो जो भी तय करेगा वो भारत के भविष्य में अच्छे ही कारगर होंगे, और भारत की इंटीग्रिटी को, भारत की जो अखंडता है उसको मजबूत करेगा। ये सोच थी। ऐसा हुआ, सभी लोग मान गए। प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। देखिए, तो ये बात है। अब ये चीज कोई नहीं देखता है, ठीक है। 1986 में क्या हुआ था? राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या किया था, और इसी समय क्या आया था? ये बानो केस, ठीक है, शाह बानो केस। 78, ये साल याद रखें, 78 के बाद 85 और उसके बाद 86। यह है 1978, 1985, 1986। 78 के अंदर उनके साथ ये हादसा हुआ था शायरा बानो के साथ। 85 के अंदर सरकार एक बिल लेकर आई। 86 के अंदर ये हुआ था। राजीव गांधी सरकार ने ये जो कहते हैं ना इज्जत देना चाहिए, है ना, औरत को उनका हक देना चाहिए, राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था, ये चीज तय कर दी थी कि मुस्लिम के अंदर जो भी लॉ है, शरीयत लॉ होते हैं, शरीयत लॉ, है ना, शरीयत लॉ के अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसने कहा था ये? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी ने ये कहा था 86 के अंदर। इसीलिए हमारी बानो जी केस हार गई थी। इनको कोई मुआवजा, सॉरी, हाँ, तो जो मैंने रेम्यूनरेशन की बात कही थी, कॉम्पनसेशन की बात की थी, उसको मुआवजा कहते हैं। सो सॉरी, है ना, मुआवजा होता है। आपके साथ कोई भी नुकसान हो गया तो उसको मुआवजा भरपाई होती है, तो वो, तो कोई भी रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा बानो जी को। ये चीज कब आई थी? 86 के अंदर, जब राजीव गांधी ने इस पे बिल लेकर आ गए थे। नया लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ये हुआ था 86 के अंदर। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, है ना। जिस तरह से स्टूडेंट्स लोग, हम नंबर्स के लिए पढ़ाई करते हैं, है ना, जिस तरह से बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए पढ़ाई काम करता है, वैसे ही पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए काम करते हैं, वोट्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन गलत है क्या है, हमारा डिबेट वो नहीं है ना, क्योंकि हम भी सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं, हम एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ाई करते हैं। हमको बाय हुक एंड क्रूक वी जस्ट नीड टू क्रैक द एग्जाम, वी जस्ट नीड टू क्रैक द कट ऑफ मार्क्स, नंबर्स के लिए पढ़ाई करते हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स भी वोट के लिए करते हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते राजीव गांधी गवर्नमेंट ये लेकर आई होगी। वी कैन आई कांट गारंटी दैट, बट यस दिस इज द सिचुएशन। उसके बाद 2003 के अंदर अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे देश के माननीय अब्दुल कलाम जी, उन्होंने 2003 के अंदर ये कहा था, ही हिमसेल्फ वाज अ मुस्लिम मैन, वाजंट ही हिमसेल्फ वाज अ मुस्लिम मैन, ही सेड कि यूसीसी को आना चाहिए।
उन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि हाँ, जो देश के अंदर यूसीसी के नहीं होने से जितने भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो सब खत्म होना चाहिए और यूसीसी को आना चाहिए। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अब्दुल कलाम जी, भारत के संविधान बनाने में से 70-80% के जो लोगों की मंजूरी थी, उन सभी को मंजूरी रखते हुए यूसीसी को आना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, 75 साल हो गए, ये अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आ पाया? विल डिस्कस वन बाय वन। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एक डायलॉग चालू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे, 2014 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आई थी, ओके। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी। इनके ड्राफ्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उससे पहले एक ड्राफ्ट जारी करती है। उस ड्राफ्ट में ये होता है कि हम ये काम करेंगे, हमको ये काम करना है। उस ड्राफ्ट के अंदर लिखा था कि हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगा कि फाइनली कोई ऐसी सरकार आई है जो यूसीसी को लाना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक ये निर्देश जारी करे थे कि हाँ, एक डिस्कशन चालू किया था 2015 के अंदर, ठीक 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है? सिंपल है। चलिए, तो ये टाइमलाइन है, ये एक इतिहास है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, आई नो दैट, लेकिन इसमें जो भी समझ में आया होगा वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो व्हाई नीड यूसीसी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। यूसीसी सभी, अच्छा ये टाइप हो गया, ओके। यूसीसी सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करेगा, समान दर्जा। तो इट्स टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, समानता की बात कर रहा है यूसीसी, ओके। यह भारतीय समाज में लैंगिक समानता, जेंडर पैरिटी, है ना, ये दूसरा शब्द है, जरूर सीखे, लैंगिक समानता। लैंगिक मतलब जेंडर, समानता मीन्स इक्विटी, पैरिटी। अगर ये मर्द है, ये अगर औरत है, तो इनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। ये लैंगिक समानता हर चीज को लेकर, जैसे जो सायरा बानो के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यूसीसी वुड अकोमोडेट एज एस्पिरेशंस ऑफ द यंग पॉपुलेशन हु इम्बाइब लिबरल थॉट्स। इसका मतलब ये है उदारवादी विचारधारा, है ना। मैंने लेक्चर की शुरुआत में क्या कहा था कि अपने दिमाग के चक्षुओं को खोल के इस लेक्चर को पढ़ें, पूरा धैर्य रखें और किसी तरह की किसी बात से हर्ट ना हुए, क्योंकि मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव लॉ को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्क्लेमर था। उसका मतलब क्या है? उदारवादी सोच के साथ इस लेक्चर को पढ़े, छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हो कि ऐसा कैसे बोला, क्यों बोला। मैं वही कह रहा हूँ जो अभी तक हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने बोला है, जो संविधान ने बोला है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उदारवादी विचार, तो उदारवादी का मतलब है लिबरल थॉट, खुले मन से विचार, है ना, खुले खुले विचार। खुले विचार से हमको हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए, आत्मसात करने, आत्मसात मतलब इम्बाइब, है ना। इस तरह से आप इंग्लिश के रोज के 5 या 10 शब्द आप याद कर सकते हैं। यंग पॉपुलेशन हु इम्बाइब लिबरल आइडियोलॉजी को समायोजित करेगा। इसका कार्यान्वयन इस प्रकार राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, आई थिंक, यस, नेशनल इंटीग्रेशन, अखंडता, ओके, अखंडता, एकता का समर्थन करेगा। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि जेंडर पैरिटी है देश के अंदर, देश की इंटीग्रेशन को स्ट्रांग मिले और देश फाइनली सेक्युलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। हिजाब कंट्रोवर्सी क्यों आ रहा है मैं बताऊं आपको। फ्रांस के अंदर हिजाब पहना अलाउ नहीं है। फ्रांस फॉलोज अ वेरी एक्सक्लूसिव सेक्युलरिज्म। वहां पर अगर आप सिर्फ एक बार केस भी हो गया, एक कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां के जो सिख थे उन्होंने जो पगड़ी धारण कर रखी थी उस पर भी फ्रांस ने कुछ अपना ओपोजिशन दिखाया था, अपनी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया था। लेकिन वहां तो चलो ठीक है, उन्होंने कोऑपरेट कर लिया, लेकिन हिजाब के लेकर वो लोग भी नहीं मानते, बिकॉज दे फॉलो वेरी एक्सक्लूसिव सेक्युलरिज्म। इंडिया में क्या है कि सबको इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म हम पढ़ेंगे, कभी कभी समय मिला, कोई ऐसा टॉपिक हाथ लगा तो डेफिनेटली विल डिस्कस कि सेक्युलरिज्म भी 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। का मतलब है कि सभी धर्मों को सपोर्ट करती है सरकार, सभी धर्मों को सपोर्ट करती है। ये भारत है, इंडिया, ये भारत है हमारा, सभी धर्मों को सपोर्ट करता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, ना हिंदू को सपोर्ट, ना मुस्लिम को सपोर्ट, ना सिख, ना क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट। दिस इज एक्सक्लूसिव सेक्युलरिज्म, है ना। मैं घर में कभी कुछ होता है तो आप पापा के साइड हो कि मम्मी के साइड हो?
तो या तो आप दोनों की साइड होते हो, दैट इज इंक्लूसिव सेकुलरिज्म, या तो आप कहते हो यार आप दोनों की दिक्कत है, मैं किसी के साइड में न्यूट्रल हूं, दैट इज एक्सक्लूसिव सेकुलरिज्म। आप दोनों के प्रति समान भाव पेश कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। चलिए, आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना। मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे फनी ही होते हैं कभी कभी। चलिए, ऑल राइट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव बॉडी। अच्छा, ये आपको दूसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, सर्च कीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर बहुत बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कमेंट्स बॉक्स में इन तीनों की व्याख्या कीजिए, तीनों को समझाइए, ठीक है। ये होमवर्क मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने क्या है नहीं किया है, ये आपकी ईमानदारी है जो आपको दिखानी पड़ेगी। मुझे आपको होमवर्क नहीं दिखाना है, आप बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही मेच्योर लोग हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग 5वीं 6ठी के बच्चे नहीं हैं, तो ये होमवर्क मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रिसर्च करें, ये आपके लिए ही अच्छा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, इस पर आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलती है, यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। 2018 के अंदर कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूसीसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहा है कि यूसीसी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये कह रहा है कि एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, क्या लिखा है यहाँ पे, इस स्तर पर। इसका मतलब है कि अभी तक भारत के लोग इतने मेच्योर नहीं हैं, अभी तक बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसको हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाए, उसको लैपटॉप दे दिया जाए, राइट। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यूसीसी गलत है, तो ये कई बार लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 4 प्रीलिम्स, है ना, रिमाइंडर 36 to 51, जैसा मैंने आपको बताया था। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं लोगों को सामाजिक आर्थिक, एक सेकंड, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं इसको हिंदी में, शामिल है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय, बहुत जरूरी शब्द है ये न्याय, सायरा बानो की शक्ल याद आ जानी चाहिए जब भी मैं न्याय की बात करूं, सुनिश्चित करना है, और भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, है ना, अनदर न्यू वर्ड, के रूप में स्थापित करना है। सॉर्टेड, क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। तो ये डीपीएसपी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। चलिए, हर्डल्स मतलब बाधाएं ना, हर्डल रेस होती है, हर्डल रेस कहते हैं ना अपन, हर्डल मतलब बाधाएं, हम उसको कूद कूद के आगे बढ़ते हैं, हर्डल रेस, राइट। चलिए, सो देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। प्रैक्टिकल से मतलब क्या है, व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कि आमतौर पे रोजमर्रा की कोई क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है भारत के अंदर आना, क्यों, बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग धर्म प्रांत, बहुत सारे अलग अलग, सब खुश करना बहुत मुश्किल है ना। जैसे मैं भले आपको सामने वीडियो दे रहा हूँ, क्या मैं सबको खुश कर पाऊंगा, कोई ना कोई एक आध होगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, राइट, सबको खुश नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा होता है। तो वैसे ही भारत के संविधान के अंदर भी हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, दिस इज बेस्ड ऑन टेंडेंसी, राइट। चलिए, तो विविधता के कारण, डाइवर्सिटी के कारण ये संभव नहीं है सभी को खुश रखा जा सके। यूसीसी इज ऑफन परसीव्ड बाय द माइनॉरिटीज एज एन एनक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। लोगों को लगता है, जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन है, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, है ना, जूस हो गए, जूस कौन है, याडी टाटा, रतन टाटा, है ना, वो पारसी, है ना, पारसी हो गए। तो ये सभी लोग माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। उनकी क्या चिंता है, अल्पसंख्यक अक्सर यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। अब जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, उसके अंदर मैंने पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध को तो मैंने नहीं देखा है कि इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेजरली हमने देखा है मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें ज़्यादा इसमें अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस करती है, नाराज़गी जताती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, इसलिए, है ना, मे बी बिकॉज ऑफ दैट।
चलिए, तो उनको लगता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा रुकावट है यूसीसी, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इट इज ऑफन रिगार्डेड एज इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, उनको ऐसा लगता है, वही सेम चीज है, वापस रिपीट हुई है, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत मामलों में राज्य के हस्तक्षेप, है ना, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना, लेट मी लिव माई ओन लाइफ, इस तरह के लोग टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं कि आई नीड माई ओन स्पेस, है ना, मेरी प्राइवेसी है। आजकल तो शायद घरों के अंदर भी वो दरवाजा लगा देते हैं पापा के लिए, नॉक बिफोर यू एंटर, है ना, नॉक करके, तो पापा खुद नॉक करके आते हैं। पॉइंट यह है, प्राइवेसी किसी को पसंद नहीं है कि कोई आपके निजी मामलों में दखलंदाजी करे। फोन पापा ने दिलाया है, पासवर्ड रखा है ताकि पापा ना देख सके खोल के, राइट? क्यों होता है? ये प्राइवेसी का इशू है, तो किसी को पसंद नहीं है, तो वही चीजें हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है ना। चलिए, विशेषज्ञ अक्सर तर्क देते हैं कि भारतीय समाज के लिए ऐसे यूसीसी को अपनाने का समय नहीं है। विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, बुद्धिजीवी लोग जो आराम से जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो सच में बुद्धिजीवी होते हैं, जो तरह तरह की जो स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्च, है ना, स्कॉलर्स, है ना, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, राइट? तो ये जो लोग होते हैं, इनका ऐसा मानना है कि शायद ऑफन आर्ग्यू दैट द टाइम इज नॉट राइप, अभी वो समय नहीं आया है ना, अभी आम इतना नहीं पका है कि उसे पेड़ से तोड़ लिया जाए। राइप मतलब क्या होता है? पका हुआ, है ना। अभी आम इतना नहीं पका है कि उसे पेड़ से तोड़ लिया जाए, तो अभी वो समय नहीं आया है कि यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाए। वही चीज जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोली थी, है ना, अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। चलिए, तो अपनाने का समय नहीं है। आर्टिकल 25 lays down an individual's fundamental right to religion. आर्टिकल 25 प्रीलिम्स 25 से लेके 28, है ना, ये किसकी बात करते हैं? रिलीजियस फ्रीडम की। 25 से लेके 28 तक के आर्टिकल्स किसकी बात करते हैं? धर्म के ऊपर जितनी भी आपकी स्वतंत्रता है को निर्धारित करते हैं। इट्स अ फंडामेंटल राइट, या आपके मौलिक अधिकारों के अंदर काउंट होता है। याद कर लीजिए इन आर्टिकल्स। आर्टिकल 26 भी क्या कहता है? पढ़ते हैं। अपहोल्ड्स द राइट ऑफ ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन, okay, upholds the article right of each religious denomination or any section thereof manage its own affairs in matters of religion. का मतलब यह है कि आप इसको पढ़िए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के धर्म के मामले में अपनी स्वयं के मामलों को प्रतिबंध नहीं किया जाए। चलिए, आपको मैंने शुरू में क्या कहा था? फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डीपीएसपी, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पहली बात, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंसान आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी आपके डीपीएसपी का हनन कर रहा है तो डजंट मैटर, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी? मौलिक अधिकार ज्यादा जरूरी हैं डीपीएसपी से, कह सकते हैं। यही है, संविधान यही कहता है। तो इसलिए जो लोग इसके विरुद्ध हैं, वो क्या अपना एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, है ना, क्या देते हैं? जस्टिफिकेशन कि आर्टिकल 26 और 25 के तहत ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। अगर आप यूसीसी को लेकर आते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। वो 26, 25 का हवाला देते हैं। चलिए देखते हैं वो है कि नहीं है, आगे डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 डिफाइंस द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्टिव कल्चर। ये हमारा अधिकार है कि अगर हमारे धर्म में कुछ भी अलग अलग चीजें हैं तो उसको बिल्कुल हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप हमारे निजी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न कीजिए, ये आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है, कहते हैं ना, एक लास्ट में सस्पेंस आता है, वो ये है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 25 के अंदर क्या लिखा है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता। अगर ये बात होती कि डिफाइंस द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्टिव कल्चर, तो हमारे मतलब जो हिंदू धर्म है, जो भारत का हिंदू धर्म है, उसके अंदर भी तमाम चीजें हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को डिस्टिंक्ट करता है ना। हम भी कह सकते थे कि जैसे जो हमारी जितनी भी हमारे लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, उसमें अलग अलग तरह के मेले होते हैं, अलग अलग तरह के रिचुअल हैं, है ना।
जो शायद है ना अच्छे नहीं है तो सरकार उनको बैन करती है। चाइल्ड मैरिज हो गया, सती प्रथा हो गया, हम भी कहते हैं कि हम मायरा देते हैं, इसलिए हम प्रॉपर्टी में जायदाद का हिस्सा नहीं देते हैं लड़कियों को, क्योंकि हम उनके लिए मायरा लेते हैं। क्या किसी लड़के वाले को मायरा मिलता है? नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, द पॉइंट इज, द बेसिक पॉइंट इज दैट कि अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर भी तमाम चीजें हैं तो कंजर्वेशन के नाम पर हम रख सकते थे, लेकिन उन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया था। कब? 56 के अंदर बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन, जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट, तो यहां पे क्या लिखा? पब्लिक ऑर्डर। तो यहां पे संविधान ये कहता है कि आपको जो करना है कीजिए, जितनी डाइवर्सिटी कंजर्व करनी है कीजिए, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिए, है ना? वो क्या है? पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था। आपके किसी भी धर्म की किसी भी चीज से ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की व्यवस्था बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, नैतिकता बिगड़े। सी बात है। जैसे आज हम कॉलेज में हैं, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टीचर आपको हमेशा मार डांट के ही रखता है, आप अपनी मस्ती भी कर, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे कुछ दायरे होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या दायरे आते हैं? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, बट अ ग्रुप्स फ्रीडम अंडर आर्टिकल 26 हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी धर्म से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। ये बात है। चलिए, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज डिवीजन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो उसमें एक डिवीजन था। कुछ लोग यूसीसी के फेवर में थे, कुछ लोग यूसीसी के फेवर में नहीं थे। ओके, कौन कौन थे हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पर एक जनरल इलेक्शन हुआ था, और वो इलेक्शन इस तरह से हुआ था कि 5 और 4 की मेजोरिटी, है ना, 5-4 की, टोटल 9 जने होंगे जिन्होंने अपने आपस में इलेक्शन किया था। द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हेडेड बाय सरदार पटेल, प्रीलिम्स नॉट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। हो सकता है कि शायद सवाल पूछ ले और आपको लगे कि पॉलिटी का पार्ट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। सरदार पटेल उस कमेटी के हेड थे। उन्होंने उनकी उनकी निगरानी में ये इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 5-4 की मेजोरिटी में ये तय हुआ था कि यूसीसी को संविधान में डालेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट से अलग रखेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है बताता हूं। द प्रोविजन वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देयरफॉर यूसीसी वाज मेड लेस इंपॉर्टेंट। तो इस मेजोरिटी के तहत, इसके चलते फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा तवज्जो दी गई थी डीपीएसपी से। क्लियर है? तो बहुमत से सरदार, क्या लिखा है यहाँ पे, बहुमत से सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति ने माना कि, अच्छा कौन सी समिति थी? मौलिक अधिकार उप समिति थी, सरदार पटेल इसके हेड थे। ठीक है, एक एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एफआर का मतलब मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, के दायरे से बाहर था, और इसलिए यूसीसी को कम महत्वपूर्ण बना दिया गया था। ठीक है, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। 25 आर्टिकल कहता है गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर आपको आजादी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। गारंटीज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपको यह भी अधिकार दिया जाता है, आप किस तरह से अपने रिलीजन को एंडोर्स करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पूरी आजादी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट वही पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए आप कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। कहते हैं ना भारत के अंदर कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से अगले इंसान की नाक की टिप शुरू होती है। ठीक है, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, अगर आप हाथ करके से बस घूमना चाहते हैं, आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक मेरी नाक की टिप ये शुरू होती है। तो कुछ लिमिटेशंस भी आती है ना, आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। चलिए, तो डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शुड सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, आर्टिकल 44 ये कहता है। तो 25, 26 इसके साथ लड़ाई हो रही है इन दो आर्टिकल्स की, 44 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं यूसीसी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जाहिर किया कि ऐसा क्यों है भाई कि आर्टिकल 44 अभी तक क्यों नहीं आया है, उसका कारण ये है कि वो फंडामेंटल राइट्स इस पर हर बार हावी पड़ जाता है, हर बार हावी पड़ जाता है। और सरकार, पॉलिटिकल विल भी होती है ना, पॉलिटिकल विल कि सरकार की इच्छा ही नहीं है, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप, क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। रशिया की तरह, चाइना की तरह, या फिर यूएसए की तरह कह दिया हो गया, ऐसा नहीं है। भारत के लोकतंत्र को सबको खुश रखना बहुत ज़रूरी है ना। एक सेइंग है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप एवरीवन टू लुक दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, द मोर important thing is that we need to convince the people that we are doing something for the people.
कहने का मतलब ये लोकतंत्र में भारत की सरकार को, ये जरूरी नहीं कि भारत की सरकार सच में लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ सरकार काम कर रही है, ये जरूरी है ना। तो चलिए, बहुत ही पेचीदा हमारा लोकतंत्र है, तो इसलिए इजी नहीं होता है। कभी राज्यसभा के अंदर बिल अटक गया, कभी अभी लोकसभा में अटक गया, कभी जॉइंट सेशन हो रहा तो उसके अंदर अटक गया, है ना, कभी प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो वापस रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया। बहुत हर्डल है, आसान नहीं है कुछ भी करना। तो ये उस सवाल का जवाब है, उस अफसोस का जवाब है कि यूसीसी आज तक क्यों नहीं आया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यूसीसी पर, डीपीएसपी पर हमेशा हावी रहता है। चलिए, कुछ मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट्स न्यूज, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल, ये जरूरी है, प्लीज लिसन, आर्टिकल 25 एंड 26 डू नॉट, क्या लिखा है यहां पे, डू नॉट कम इन द वे इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 44। ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, मेरा नहीं है, तो सरकार, तो यूपीएससी यहीं से सवाल बनाएगी, देखिएगा आप। डू नॉट, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्या बोला है कि आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 44 को लागू करने के बीच में नहीं आएगी। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 25, 26 डू नॉट कम इन द वे, के रास्ते में नहीं आएगी। कहते हैं ना कि हम तो इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे लेकिन ये रास्ते में आ गया, हम तो 44 लाना चाह रहे थे लेकिन 25, 26 रास्ते में आ गया, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गलतफहमी दूर करी है। जस्ट बिकॉज वी हैव द पब्लिक ऑर्डर, क्या लिखा है यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, जो मैंने पीछे समझाया था आपको, इसलिए आर्टिकल 26 और 25 44 के रास्ते में नहीं आना चाहिए, अड़चन नहीं बनना चाहिए। 44 को लाना है तो बिल्कुल लेकर आइए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्कस कर चुके हैं। वाइल आर्टिकल 44 यूजेस द स्टेट शैल एंडेवर, मैंने क्या कहा था कि भारत के अंदर जो संविधान है उसकी भाषा बहुत पेचीदा, बहुत ही मजेदार है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है ना। तो क्यों है, प्रयास करेगा, है ना, प्रयास करेगा, ये वर्ड बहुत जरूरी है। जो शैल होता है ना, शैल करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रोज के 6 घंटे पढ़ना है यूपीएससी के लिए, शौक मत होना, 6 घंटे ही पढ़ना काफी होता है। तो कहते हैं 15-15 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ते हैं, साफ शब्दों में वो झूठ बोलते हैं, छोड़िए। तो अगर मैं आपसे ये वादा लेता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना सजेशन दिया, अपना रिकमेंडेशन दिया है, मैंने सिर्फ आपको एक एडवाइस दी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रोज के 6 घंटे पढ़ना ही है, भाषा में फर्क है, वही भाषा यहां पर आती है। जब इन्होंने, संविधान ने क्या बोला, शैल, ठीक है, और क्या लिखा है, ट्राइब शैल, है ना, पर्टिकुलर डायरेक्ट इन पॉलिसी शैल। तो जब ये शैल को यूज किया है, मतलब आप अगले को ऑप्शन दे रहे हो, अगले को आपने ऑप्शन दिया है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये फोर्सेबल नहीं है, आप पे दबाव नहीं डाला जा सकता कि करना ही है। इसलिए डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी एक ऑब्लिगेशन है, एक प्रेशर है कि करना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ओके, चलिए। जबकि अनुच्छेद, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है यहाँ पे, निर्देशक सिद्धांत अध्याय के विशेष रूप से प्रयास जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से। तो यहाँ पे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। हर एक आर्टिकल की लैंग्वेज कितनी पेचीदा और कितनी तोड़ मरोड़ के पेश की जा सकती है, इसलिए यूसीसी के लिए मुश्किल हो रहा है इसमें आना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर ये कंपलसरी होता तो फिर तो बात ही क्या थी, कंपलसरी होता उसके बाद तो जरूरी नहीं थी इस डिबेट की, सरकार वैसे लेके आ जाती, है ना। चलिए, okay, Article 43 mentions state shall endeavor by suitable legislation while the phase by suitable legislation is absent in Article 44। ठीक है, तो ये वही भाषा की बात है जो मैंने आपको पिछले समझाई थी। भाषा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मेंस। तो यहाँ पे जो मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया है ना, ये वाले देखिए, ये वाले, ये लाइन बेसिकली पूरी स्लाइड ये आपके मेंस के लिए है ना। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। तो मेंस में जब आप ऐसे कोट लिखते हैं ना, सीधा संविधान से निकाल के, तो आपके जवाब में वैसे ही बहुत वजन आ जाता है, बहुत वजन आ जाता है। तो आप कोट कर दीजिए, ये जो कोट क्या हुआ है ना, अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे। चलिए, सो दिस ऑल दिस इंप्लाइज दैट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज ग्रेटर एंड द अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देन इन आर्टिकल 44। तो ये भाषा का है, इस भाषा से ये लगता है, क्या लगता है, ये
लगता है कि जो बाकी जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर है वो ज्यादा जरूरी है 44 से। इसके पीछे कारण क्या मैं आऊंगा कि सर जब सब आप तो कह रहे हो कि 70-80% लोग कह रहे थे कि तो अच्छी बात है आना चाहिए, तो इस तरह की भाषा क्यों रखी, मैं आऊंगा उस पर। देयर इज नो डाउट दैट फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, है ना, इस बात में कोई शक नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी बिकॉज दीज आर इन्फोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन मिनरवा मिल्स केस प्रीलिम्स इंडिकेटर प्रीलिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनरवा मिल्स केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल्स केस में कहा है कि हालांकि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक डिसबैलेंस है, हालांकि फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसको मानने में। सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल्स केस, याद रखें इस केस को, 1980 के अंदर आया था, ये कहा था लेकिन भारत के जो लोकतंत्र है उसका मजा तभी है या उसको सही मायने में लोकतंत्र तभी बोलेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के बराबर मानेंगे। समझें इस बात को, फंडामेंटल राइट्स संविधान के हिसाब से तो ज्यादा जरूरी फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी इतना जरूरी नहीं है जितना फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन दोनों को अगर इक्वली जरूर मानेंगे, इक्वली जरूरी मानेंगे तो ही लोकतंत्र साथ में आगे चलेगा। यही तो लिखा है यहाँ पे। मिनरवा मिल्स केस 1980 में आयोजित सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 पार्ट 3 should be equals to पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। पकड़ में आ रहा है कुछ, बाउंसर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। मिनरवा मिल्स केस 1980। चलिए, आर्टिकल 31C इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के तहत बहुत जरूरी लाइन है ये। However, lays down that it is a law, it made to implemented directive principles, it cannot be challenged on the ground on being violative। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। Made to implement any directive principles, it cannot be challenged on the ground of being violative of the fundamental rights under Article 14 and 19। आया मजा? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आर्टिकल अनुच्छेद 31C के अंदर क्या लिखा है? हालांकि यह निर्धारित करता है कि यदि किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप इसका हवाला नहीं दे सकते हैं कि 25, 26, है ना, 14, 19 ये क्या है? दीज आर फंडामेंटल राइट्स, इजंट इट? दीज आर फंडामेंटल राइट्स। 26 मैंने क्या बताया था, 14 से लेके 30 और लेट से 31 तक, ये है फंडामेंटल राइट्स आपके, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। तो इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 44 को रोकने के लिए, इनको बेस नहीं बनाया जा सकता है, इनका इसका जस्टिफिकेशन देना सही नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 31C के अंदर ये बात लिखी गई है। ये अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी जी के, हमारी पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके तहत 1976 के अंदर आया था 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को अमेंड किया गया था, एक छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये 42nd अमेंडमेंट में इतने ज्यादा चेंजेस किए गए थे कि इसके बाद संविधान पूरा उलटफेर हो गया था। ठीक है, तो जरूर याद रखें 76 में आया था इंदिरा गांधी जी के समय। ओके, सिटीजन बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड डोमिनेशन फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना, मैट्रिमोनियल लॉ विच आर एन एफरेंट टू द नेशंस यूनिटी। भारत की संप्रभुता में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? बहुत ही डाइवर्स है, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर ये भारत है तो हर भारत के अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशंस है। ठीक है, तो देखते हैं, इसलिए भारत को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी सबको खुश रखने की, बहुत मुश्किल है। देखिए, In the framers of the constitution had intended to have UCC, they would have given exclusive jurisdiction to parliament respect to personal laws, including this subjection union laws। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, उनके नाम आएंगे अभी, तो 4-5 हमारे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनके 4-5 के नाम मैं यहाँ पे लूंगा अभी। उनके अकॉर्डिंग अगर ये इतना जरूरी होता, यूसीसी अगर बहुत जरूरी होता, है ना, को याद है वो 5-4 की मेजोरिटी वाला पटेल जी की हेड के अंदर चेयरमैनशिप के अंदर जो वोटिंग हुई थी, उसको याद रखें। उसके तक अगर जरूरी होता कि यूसीसी बहुत जरूरी है तो इसको यूनियन लिस्ट में लेकर आते,
आ रहा है आपको? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, है ना? आर्टिकल आई थिंक 246, आर्टिकल 246 के तहत, आर्टिकल 246 के अंतर्गत 3 तरह की लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं कि सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, तो इसको यूनियन लिस्ट बनाना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर चलता है, ये चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर चलता है दोनों का, ठीक है, जिसमें डोमिनेशन होता है सेंटर का, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब, कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है यहाँ पे, ये प्रीलिम्स के तरफ से बहुत जरूरी है। ये आता है, यूसीसी आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट प्लस सेंटर दोनों के डिस्कशन के बाद ये चीज चेंज की जा सकती है। अगर स्टेट राजी है, सेंटर नाराज नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटर राजी है, स्टेट नाराज है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। तो ये एक बात कही गई है कि अगर इतना जरूरी रखते, अगर इतना जरूरी होता देश के संविधान बनाने वालों के लिए, तो यूसीसी को यूनियन लिस्ट में रखा जाता, न कि कॉन्करेंट लिस्ट में। चलिए, ऑल हिंदूज ऑफ द कंट्रीज आर नॉट गवर्न बाय वन लॉ नॉर ऑल द मुस्लिम्स। देखिए, दिक्कत बताता हूं मैं आपको। हिंदूज के अंदर बहुत तरह के हिंदूज हैं, है ना, अलग अलग, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, राइट, बहुत तरह की कास्ट है, जातियां हैं। मुस्लिम के अंदर बहुत तरह के हैं, सिख, जैन, बुद्ध, है ना, पारसी, जितने भी हैं, है ना, क्रिश्चियन, सबके अंदर बहुत बहुत वेराइटीज हैं। तो इनकी जो वेराइटीज है, इनके अंदर ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, एडॉप्शन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए। तो सोचिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कितना ज्यादा कहते हैं ना, उलझा हुआ सिस्टम है ये, है कि नहीं। अगर फॉर आज हम बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती है। अगर कोई हिंदू, अगर कोई जैसे हिंदू लड़का है ना, उसकी अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी होती है, कोई ईसाई है, कोई ईसाई लड़की है, अगर उसकी किसी सिख लड़की से शादी होती है, सबके अपने अपने अलग मैरिज रूल है, एडॉप्शन रूल है, इनहेरिटेंस रूल है। फॉर एग्जाम्पल, आज लेट से, अगर आज कोई एक जाति, कोई लेट से एक्स, है ना, एक्स जाति का इंसान वाई जाति के इंसान से शादी करना चाहता है, तो शादी तो हो गई, अलग अलग रूल से हुई, इनके अलग मैरिज, सबके अलग अलग रूल्स हैं, है ना, हर धर्म के। अगर मान लो कल ना कोई डिवोर्स लेना चाहें, तो क्या ले पाएंगे? क्योंकि डिवोर्स के लिए भी क्या आता है, अलग अलग मैरिज एक्ट आते हैं, अलग अलग ना रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं धर्म के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मुस्लिम है, वाई अगर मुस्लिम है तो इसमें शरिया आ जाएगा। अगर ये एक्स अगर हिंदू है तो इसमें खाप पंचायत आ जाएगा, है ना। खाप पंचायत क्या है, हरियाणा में डिस्कस करेंगे कभी समय मिला तो खाप पंचायत आ जाएगा। तो द पॉइंट इज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा जाल है, यही चीज कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर कंट्रीज वन लॉ नॉर ऑल द मुस्लिम्स ऑल, ऐसा भी नहीं कि सभी मुस्लिम एक ही चीज को अपना रहे हैं। जैसे क्या लिखा है, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वर गवर्न्ड बाय कस्टमरी लॉ which in many ways was at the variance with the Muslims personal law in the rest of the country। कश्मीर के मुस्लिम का अलग संविधान है, उनका अलग रूल है मैरिज को लेकर, अडॉप्शन, डाइवोर्स को लेकर, और भारत के दूसरे मुस्लिम उनका अलग है। क्या लिखा है यहाँ पे, कश्मीर के मुसलमान एक प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, जो कई मायनों में देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ से भिन्न है, डिफरेंट है, और वास्तव में हिंदू कानून के करीब था। देख रहे हैं आप, किसी को पता नहीं है करना क्या है ना। तो ये है। तो चलिए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो तो फिर भी आसान होता अगर मुस्लिम का एक होता, हिंदू का एक होता, है ना, सबका अलग अलग होता। लेकिन मुस्लिम के ही बहुत अलग 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 कानून है, हिंदुओं के अंदर भी बहुत अलग अलग कानून है, तो करे क्या। इसलिए जरूरी इन सबको एक ही ढांचे में डालना, इसलिए यूसीसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इतने सारे कॉम्प्लेक्स को हटाओ, एक चीज लगाओ, बात खत्म देश के लिए, ठीक है। इवन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम्स लॉज डिफर एट प्लेस टू प्लेस वेरी। मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन पर भी कानून जगह जगह अलग अलग होते हैं। बताया तो मैंने आपको, पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 200 से अधिक जनजातियां हैं, मोर देन 200 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, है ना, रिलीजन हो गए, है ना, जितने भी कास्ट हो गई, राइट, सबके अपने अपने अलग अलग धर्म है, जिनके अपने विविध प्रथागत कानून हैं। आप आराम से बैठ के आंख बंद करके सोचिए कि भारत के अंदर जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो क्या
संभव हो पाएगा, सबने अपने रूल्स हैं, सबको शादी ब्याह करना, डिवोर्स कराना सबके लिए बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि उन सभी को हटा के एक यूसीसी लेकर आ जाए, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाए, सो दैट हमारा बाकी काम आसान हो जाए। ये सरकार का एक इंटेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोटेक्ट द नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के अलग रूल्स हैं, है ना, प्रोटेक्शन मेघालय के अलग रूल्स हैं, मिजोरम के अलग रूल्स हैं। नॉर्थ अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर भी नागालैंड, आसाम, मिजोरम, मेघालय सबके अपने अलग अलग रूल्स हैं। किसको खुश रखोगे, कब तक खुश रखोगे, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, और सवाल का जवाब भी सवाल में है, सोचिएगा। इवन रिफॉर्म्ड हिंदू लॉ इन स्पाइट ऑफ कोडिफिकेशन प्रोटेक्ट्स कस्टमरी, सेम चीज हिंदू के अंदर भी अलग अलग तरह के रूल्स हैं। ओके, जो मैं आपको कह रहा था, 4-5 लोग जो उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए जरूरी होता है। कई बार क्या करते हैं यूपीएससी वाले, 3-4 लोगों के नाम लिख देते हैं और कह देते हैं, पूछ सकते हैं कि यूसीसी के समर्थक में कौन कौन थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, है ना, ये लोग उनमें से थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करते थे तभी तो हिंदू कस्टमरी लॉ को जवाहरलाल नेहरू जी ने हटा दिया था 1956 में, वरना होता क्या ये, है ना, नहीं होता उस समय, इसलिए हटाते क्योंकि सपोर्ट करते थे, सरदार पटेल भी सपोर्ट करते थे। लेकिन देयर आर सम पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट द यूसीसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हु वर दे? मोहम्मद इस्माइल, ओके, मोहम्मद इस्माइल, पी पोकर साहेब, ओके, हुसैन इमाम एंड बी आर अम्बेडकर। ये इनके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कुछ बोला है इसके ऊपर, तो आप इन शब्दों को ध्यान में रख सकते हैं, कभी पढ़ें तो। डिस्कस करने जैसी बात यह है, अंबेडकर जी ने क्या बोला है, इनके नाम याद रखिएगा, हुसैन इमाम, ना, पी बोकर साहेब एंड मोहम्मद इस्माइल, इनका नाम आप जरूर याद रखें। लेकिन ये समझाने जैसी बात है। ही said no government can use its provision in a way that would force the Muslim revolt। बहुत कंट्रोवर्शियल था, इसलिए ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्शियल हाउ? उन्होंने कहा कि यूसीसी सही है, फंडामेंटल राइट्स भी सही हैं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को कोई भी लॉ ऐसा नहीं लाना चाहिए जो मजबूर कर दे मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन शुरू करने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, कोई भी सरकार अपने प्रावधानों का इस तरह से उपयोग नहीं कर सकती है जिससे मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसमें 2-3 शब्द जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सबसे पहली बात, मुसलमान, यहां पे एक शब्द हो सकता था माइनॉरिटी, है ना, अल्पसंख्यक भी यूज किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया, यहां पे क्या यूज किया? मुस्लिम। तो कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए हुआ। दूसरी बात, विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह करने के इसमें एक नाम याद किया, तो इसलिए कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, जो बहुत ही कड़े शब्द हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय द फ्रेमर ऑफ द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड। भारत का संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। जब इन्हीं का सोचना यह है, तो यूसीसी को फंडामेंटल राइट से ज्यादा जरूरी कैसे बनाया जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। आया आपको? इन्होंने, इनके 2 शब्द थोड़े से भारी हो गए, थोड़े से एक्सट्रीम हो गए, स्ट्रांग हो गए। एक तो मुस्लिम, वो माइनॉरिटी यूज कर सकते थे, और उन्होंने विद्रोह यूज किया। इसके जगह वो डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन, है ना, हिंदी में उनको डेलिब्रेशन को कहते हैं, मुलाकात करना, बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने विद्रोह शब्द का यूज किया, वो गलत था। और मुस्लिम शब्द का यूज किया, जिसकी जगह माइनॉरिटी भी यूज कर सकते थे। चलिए, ओके, अल्लादी, अच्छा, ये अल्लादी ये भी हैं, इनका भी नाम याद रखें आप, है ना। ये अल्लादी कृष्ण स्वामी, जो यूसीसी के पक्ष में थे, ने स्वीकार किया कि किसी भी समुदाय के कड़े विरोध की अनदेखी करते हुए यूसीसी के अधिनियम करना नासमझी होगी, है ना। अगर यूसीसी लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई देश का कोई ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए, अधिनियम करना नासमझी होगी। इन बहसों के लैंगिक न्याय पर कभी भी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन जितनी भी डिबेट करी, लेकिन उनमें जेंडर पैरिटी की बात कभी नहीं करी गई है। जेंडर पैरिटी की बात नहीं की गई थी। ये एक अफसोस की बात है कि उन्होंने जेंडर की बात नहीं करी, सिर्फ धर्मों की बात करी। चलिए, निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, खत्म होने वाला टॉपिक, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, के लिए एक समान नागरिक
संहिता सुरक्षा करने के लिए प्रयास करने के लिए राज्यों को एक दायित्व देता है। इसका क्या है कि पीछे उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना के निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को लाना है। यही तो करना है। वी नीड टू मेक इट अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर बनाना है हमें, ठीक है, मजबूत करना है। चलिए, यह प्रावधान समुदाय को उन मामलों पर साझा मंच पर लाकर भारत के एकीकरण, यूनिफिकेशन को प्रभावित करने के लिए प्रदान किया गया है। वर्तमान में विविध व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित है। ठीक है, भारत के यूनिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है यूसीसी। हेंस इट शुड बी एनफोर्स टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑल द सेक्शन ऑफ द यूसीसी को लाएं, बिल्कुल लाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सभी लोगों को एक मंच पर लाके सबसे साथ बैठ के बातचीत की जाए, सबको मनाया जाए, ये कोशिश रहेगी। गोवा, ये बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसको। गोवा पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, ये बहुत जरूरी है। इसमें से अगर कोई सवाल आया तो प्लीज चौंकना मत, आ सकता है सवाल, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इज एन एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा था, गोवा सिर्फ एकमात्र राज्य है भारत का जिसके अंदर यूसीसी अप्लाइड है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन फैमिली लॉ एग्जिस्टिंग इन हार्मनी। शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली रहते हैं, कानून का एक सद्भाव में विद्यमान है ना। इस बात को याद रखिए। गोवा का पुर्तगाली, बिकॉज गोवा वॉज अ पोर्चुगल कॉलोनी, गोवा के ऊपर कौन राज करते थे? इंग्लिश नहीं, पोर्चुगल्स राज करते थे। तो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867, इसको याद रखें, इसमें सवाल आ सकता है बिल्कुल। चैलेंजेस, मुश्किलें क्या है, चुनौतियां क्या रहेगी? केंद्रीय परिवार कानून में अपवाद, एक्सेप्शंस कहते हैं इनको इंग्लिश में, है ना, एक्सेप्शंस, अपवाद। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन रखें, अपवाद रखें। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक अपवाद रखें। तो ऐसे कितने कितने लोगों को खुश रखोगे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिक राजनीति, है ना, इंडिया इज द विक्टिम ऑफ दिस कम्युनल पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली। सांप्रदायिक राजनीति, संवैधानिक बाधाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर कोई भी बिल लाना पड़े, जैसे अभी किसान आंदोलन चला था, कोई भी बिल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, हर अलग अलग तरह की चीज़ों को दिमाग में रख के चलना पड़ता है, सभी को खुश रखना पड़ता है। जैसे बताया था, राज्यसभा की अपनी कंडीशन होती है, लोकसभा की अपनी कंडीशन होती है, फिर इलेक्शंस आ जाते हैं, तो सरकार करे तो करे क्या, जब पॉलिटिकल विल नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, कोई ना कोई अपोज करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स, क्योंकि बहुत ही पेचीदा है, कोई ना कोई आर्टिकल अटक, जैसे हमने देखा था, जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी पार्ट्स हैं, सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में आ रहे थे, रास्ते में आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लैंग्वेज है, मैंने बताया था आपको, शेल, तो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है लोग खुद की सहूलियत के लिए। तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है, संवैधानिक बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, है ना, इसलिए ये चुनौतियां हैं। आगे का रास्ता, आगे क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक दृष्टिकोण, है ना, कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव मतलब सबका साथ सबका विकास, इसी को कहते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच, सबका साथ सबका विकास। इस सबको साथ लेके चलें, है ना। मुस्लिम समुदाय नाराज न हो जाए, उनको भी लाएं, बिठाएं, समझाएं, वो जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। जो दूसरे समुदाय हैं सबको बिठाएं, समझाएं, कोलैबोरेट करना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच, इसका मतलब ये है कि जैसे एक दीवार है, दीवार के अंदर अलग अलग ईंटें लगी होती है, ऐसे ही होती है दीवार, है ना। आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई घर बनाना, तो रातों रात तो नहीं बन सकता वो घर, रातों रात तो नहीं बन सकता, एक एक ईंट लगानी पड़ती है। ब्रिक मतलब ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब ईंट। कोई भी दीवार बनाने से आपको एक ईंट रखेंगे, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस, है ना। इस बात का ध्यान जरूर रखें, बैलेंस होना जरूरी है। जेंडर सेंसिटिव, शाहबानो केस, है ना, शारला वाला केस हो गया, शाहबानो केस हो गया, ऐसे तमाम केस है जिनमें जेंडर सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा गया है। कोशिश करनी चाहिए कि एक आदमी और एक औरत के बीच का जो फासला है उसको समान रखें, है ना, क्योंकि दायरे उनको समान रखें। पैन इंडिया अप्रोच, पैन इंडिया मतलब अखिल भारतीय दृष्टिकोण। अगर ये भारत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने इनको खुश रखने के लिए एक लॉ बना दिया, इनको खुश रखने के लिए एक लॉ बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे भारत को साथ में लेकर आए, हर राज्य की अपनी एक जरूरत उसको पूरी करें। अखिल भारतीय दृष्टिकोण, पैन इंडिया अप्रोच लानी चाहिए, ठीक है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, क्या सवाल था? उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया है ना। अगर 360 डिग्री एनालाइज करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेंगे, तो समय तो लगेगा, आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपने आईएएस को अपना टारगेट रखा है तो कुछ धैर्य, कुछ हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। चलिए
मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। राइट, चलिए, सो यूपीएससी के अंदर एक सवाल आया था, तो इस तरह के सवाल आते हैं मेंस के अंदर, है ना, आपको ध्यान में रखना है। कोशिश कीजिए अपनी तरफ से आप कितना लिख सकते हैं। एक सवाल आ चुका है, 2015 के अंदर आया था। चलिए, एक आखिरी स्लाइड है। क्या लिखा है यहाँ पे? पर्सनल लॉ का मतलब है रिलीजियस पर्सनल लॉज। शरीयत हो गया, मनुस्मृति, मनुस्मृति, शरीयत, ये है पर्सनल लॉ की जरूरत आजादी से पहले रही होगी, लेकिन अब 21वीं सदी में समान नागरिक संहिता जरूरी है, यह प्रगति की सूचक है। ये किसने लिखा है? आकाशदीप मौर्य। ये एक बहुत बड़े लेखक हैं। ये आए दिन हिंदू में एक्सप्रेस के अंदर अपने लेख लिखते हैं, तो इन्होंने लिखा है प्रगति की सूचक नागरिक संहिता जरूरी है, यह प्रगति की सूचक है। ये डेवलपमेंट, ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। चलिए, क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैं आपके सहयोग के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सम्मान आपका। आई होप मैंने आपको लेक्चर अच्छे समझाया होगा। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।